तो ये दोस्तों आज जानते हैं स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग एनर्जी के बारे में। देखो, सबसे पहले हम रियलाइज करते हैं कि स्प्रिंग का जो पूरा मोशन होता है, ऑसिलेशन होता है, आखिर वो होता कैसे है। मेरे पास एक ब्लॉक है एम मास का, जो कि मैंने स्प्रिंग से क्या कर रखा है, अटैच, और स्मूथ सरफेस पे। आप मेरे को बताइए, अगर मैं इसको कुछ फोर्स लगा के खींचता हूँ राइट डायरेक्शन में, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी ना। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ रखा है, कुछ स्प्रिंग जो है एक्सपेंड हो गया, मैंने इसको पकड़ रखा है। अब आप मेरे को बताओ, छोड़ते ही ये स्प्रिंग क्या करेगा, बैक डायरेक्शन में मूव करेगा ना। ये छोड़ते ही स्प्रिंग क्या करेगा जी, पीछे की तरफ आएगा, इधर मूव करेगा। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट इसका राइट साइड में कराया, डिस्प्लेसमेंट एक्स कराया मैंने कुछ राइट साइड में, तो ये मूव कर रहा है पीछे की तरफ। अब हमें मालूम है बिना फोर्स के तो कोई चीज मूव कर सकती नहीं है। इसका मतलब इस स्प्रिंग को, इस बॉक्स को जो कि स्प्रिंग से अटैच है, पीछे मूव कराने के लिए कोई तो फोर्स यहाँ पक्का मौजूद है ना। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग अटैच है, यानी कि फोर्स ब्लॉक पे पीछे आने के लिए कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। स्प्रिंग क्या कर रहा है? ब्लॉक को पीछे पुल करने का काम कर रहा है। तो यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा बैक डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोर का मतलब जब आपने इसको क्या करा, अच्छा हाँ, ये जो लाइन बनाई है ना, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे स्प्रिंग आपका इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है। तो जब मैंने क्या करा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराया, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गया, जो कि ब्लॉक को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर के जाना चाह रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, दैट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। अब देखो, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट कराया राइट साइड में, तो स्प्रिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड में। अच्छा जी, अब मुझे मालूम है, छोड़ देंगे, स्प्रिंग में क्या होगा, मोमेंटम बनेगा, चलता आएगा, रुकेगा तो नहीं। यहाँ पर क्या करेगा? इसको क्रॉस कर जाएगा तो स्प्रिंग को ये कंप्रेस करेगा। कब तक? जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन ना हो जाए। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्रिंग का कुछ एक्स, वो कहाँ हुआ? टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, क्या यहाँ पर जाके रुक जाएगा? नहीं ना, ये ब्लॉक फर्दर मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? अब राइट साइड में। इसका मतलब इस स्प्रिंग में फिर से एक फोर्स जनरेट हुआ है। कहाँ हुआ है? राइट साइड में, जो कि ब्लॉक को राइट में लेकर के जाना चाह रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स हमें दिखा है, स्प्रिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस ले जाने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स है। और जितना ज्यादा मैं इसको डिस्प्लेस कराऊंगा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, ये उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस करा के छोड़ूंगा तो कम फोर्स से वापस जाएगा, ज्यादा डिस्प्लेस करा के छोड़ूंगा तो ज्यादा फोर्स से वापस जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। ये क्या है जी? आपका स्प्रिंग फोर्स, और ये एक्स क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। ठीक है, अब हमें मालूम है प्रोपोर्शनलिटी जब भी आती है तो कोई तो कांस्टेंट आता है ना। यहां पे कांस्टेंट आता है माइनस का kx। माइनस की कहानी छोड़ के पहले k के बारे में समझ लेते हैं कि k है क्या। ये k क्या है? k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से आपकी स्प्रिंग बनी है उसका नेचर क्या है। कॉपर का बनाया है, एल्यूमिनियम का बनाया है, सिल्वर का बनाया है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग इस k की वैल्यू भी वेरी करती रहती है। अब आइए देखते हैं इस नेगेटिव साइन के बारे में। तो देखो, जब भी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन आए ना, उसका मात्र एक ही मतलब होता है कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब मैंने राइट में कराया, फोर्स लेफ्ट में, और जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ तो फोर्स राइट में। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है ना। तो उस अपोजिट को शो करने के लिए यहाँ पर ही आपका नेगेटिव साइन आया है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ कि जो नेगेटिव साइन है, ठीक है जी। तो हम नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही बिहेव करेगा। अगर आप राइट में डिस्प्लेस कराओगे तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में प्रोड्यूस होगा, आप लेफ्ट में डिस्प्लेस कराओगे तो स्प्रिंग फोर्स राइट में प्रोड्यूस होगा। यूनिट की बात करें तो ये भी क्या है बच्चों? फोर्स ही है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है?
न्यूटन, तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी जी, न्यूटन। और अगर वहीं से मैं के का, फोर्स कांस्टेंट का, स्टिफनेस का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मुझे मालूम है के की वैल्यू क्या बन जाएगी, F/x। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो के की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, F/x। देखो इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, फोर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर। तो यूनिट क्या बनती है जी अपनों पे, न्यूटन पर मीटर। तो ये स्टिफनेस की यूनिट याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये बहुत कंफ्यूज करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्प्रिंग एनर्जी की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। देखो बेसिकली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए मोशन करने की वजह से। और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि किसी भी बॉडी का मोशन तभी होगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन फोर्स कौन सा लग रहा है उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि पिछले केस में क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहां पे बॉडी का मोशन कौन करा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पर बॉडी का मोशन कौन करा रहा है, स्प्रिंग फोर्स। सो आइए निकालते हैं। देखो बताया था कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो लेक्चर है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में होती है हमें मालूम है वो एनर्जी जो मोशन करने के लिए चाहिए। और ये क्यों आती है, जब बॉडी पे कोई फोर्स लगता है, फोर्स लग के कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होकर कुछ आप वर्क करते हो, तो जितना आपने वर्क डन किया बॉडी पे वही क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आइए यहाँ भी हमें पोटेंशियल एनर्जी की जब डेरिवेशन करनी है, इसका मतलब पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्क कितना किया। तो मान लेते हैं आपकी जो बॉडी है इनिशियली मीन पोजीशन पे थी, उसको मैं ओरिजिन की तरह ट्रीट करके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। मान लो यहाँ से बस यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया मैंने dx, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फिर ऐसे ही करते करते एक पोजीशन इसको मैं x1 तक ले गया और खींचते खींचते इसको x पोजीशन x2 तक ले गया, ठीक है। तो बेसिकली हम निकाल रहे हैं क्या, x1 से x2 पे जाने में कितना वर्क डन किया या कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। उसके लिए मैं सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अज्यूम कर रहा हूँ शुरू में, ताकि हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल के उसको हम पूरे में इंटीग्रेट कर पाएं, ठीक है जी। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लिखेंगे क्या कि स्मॉल वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करने में कितना स्मॉल वर्क डन किया, तो मुझे मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos थीटा, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dx है और cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में कितना एंगल है, हमें मालूम है अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ राइट साइड में तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ प्रोड्यूस होगा, लेफ्ट साइड में। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, तो यहाँ पर उसके लिए F इंटू में dx, ये कितना आ जाएगा आपके पास, cos 180। तो आपके पास dw क्या बन गया, dw विल बी इक्वल टू F इंटू dx इंटू माइनस एफ dx, बिकॉज cos 180 -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो F और dx ये स्केलर चल रहे हैं ना, ठीक है जी। आपने लास्ट ये पिछले जो बोर्ड पर लिखा था मैंने, F की वैल्यू -kx लिखी थी, ये वेक्टर फॉर्म में थी। F इज इक्वल टू -kx हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था। अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा इसका तो F इज इक्वल टू सिर्फ kx लिखेंगे, डायरेक्शन की बात वहां पर हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो F dx cos, ये a b cos थीटा, क्योंकि हमारे पास अगर वेक्टर होता है ना a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको हम क्या करते हैं a b cos थीटा। तो ये a और b तो यहाँ पे स्केलर होते हैं ना, तो ये फोर्स की मुझे स्केलर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि साइन पुट नहीं करना पड़ेगा। तो dw इक्वल टू माइनस एफ की जगह हम सिंपल क्या लेंगे, kx, माइनस kx नहीं, क्योंकि यहाँ पे f क्या स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है अब। तो f इज इक्वल टू kx इंटू में dx पहले से चल रहा है, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ से क्या कांस्टेंट dw यहाँ लिखते हैं, माइनस का k बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचा x इंटू dx। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, मान लेते हैं इसको x1 से लेके x2 तक मैं डिस्प्लेस करा रहा हूँ, पहले x1 से लेके x2 तक, ठीक है जी। तो जब यहाँ पर x1 पर होगा वर्क डन कुछ w1 होगा, x2 पर चला गया होगा तो वर्क डन हमने कुछ w2 कर लिया। अब dw का इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम है, इसको मिटा देते हैं। dw का इंटीग्रेशन मालूम है, w आता है, फिर लिमिट पुट करेंगे w1 से w2, और यहाँ जी माइनस का k कांस्टेंट निकाल रखा है,
देखो x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, पावर एक प्लस और जो प्लस हो गया वही पावर नीचे, तो x स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। और कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये W2 माइनस W1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, इसे को 2 भी बाहर निकाल लेता हूँ, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब ये W2 माइनस W1 क्या हो गया, डेल्टा W, नेट वर्क डन। देखो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ किया होगा और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ किया होगा, उसके बीच का गैप निकाला है हमने, तो इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखो यहाँ तक तो ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन। अपनों को निकालनी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। मालूम है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ही तो होता है ना। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, तो यानी जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जब निकालूंगा, क्योंकि चेंज इन वर्क डन है, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ चेंज इन वर्क डन। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगी जब माइनस, और ये वर्क डन कितना है, माइनस का k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस जाएगा, W इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया स्प्रिंग में। ये क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक छोटा सा नोट पॉइंट और ध्यान रखेंगे, वो क्या है कि इफ स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर अपनों ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया हो, मतलब x1 यहां ना होकर के कहां है बच्चों, ओरिजिन पे है, और x2 आपका यहीं पर है, तो अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो x1 कितना हो जाएगा, 0, और x2 को मैं जनरली x लिख के चल रहा हूं, तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा u की जगह u, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट का निकल के आएगा, इक्वल टू 1/2 k x2 की जगह x स्क्वायर माइनस 0। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, हाफ k x स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट के लिए कंफ्यूज तो होना नहीं है, जूल ही होगी, क्योंकि ये भी एनर्जी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन क्लियर हुई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्प्रिंग में एनर्जी के ग्राफ की तरफ। आइए अब बढ़ते हैं एनर्जी ग्राफ की तरफ। तो एनर्जी ग्राफ बेसिकली मुझे करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होगी स्प्रिंग की, उसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो x है उसके साथ कैसे वेरी कर रहा है। एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं। देखो मैंने क्या करा, इसको खींच के मान लो डिस्प्लेसमेंट मैंने प्लस xm, बेसिकली प्लस क्यों, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में इसलिए प्लस यूज कर रहा हूँ, तो x डिस्प्लेसमेंट कराया मैंने ओरिजिन के राइट साइड में। अभी मैंने इसको पकड़ रखा है, तो जब मैं छोड़ूंगा ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, लेकिन अभी एट दैट टाइम जब मैंने पकड़ रखा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0, हाफ mv² के हिसाब से। तो यानी इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या करा रखा है अभी, कुछ मैक्सिमम ना, यहां से यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां तक डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कराया, x, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था वो जी, हाफ k x स्क्वायर, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करें। तो यानी इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट फिलहाल मैंने मैक्सिमम करा रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ k x स्क्वायर। यानी ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है राइट साइड में, इसको हम राइट एक्सट्रीम कह के चल रहे हैं, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपनी जो ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, और मुझे मालूम है यहां से यहां तक में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बाद तो हम डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रहे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब मैंने छोड़ा, अब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, कहाँ, मेन पोजीशन की तरफ। एक बात बताओ, जाते जाते स्पीड बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ते 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 मीन पोजीशन में पहुंच गया।
क्या ब्लॉक रुक जाएगा? नहीं, फर्दर मूव करेगा, बिकॉज ब्लॉक गेन्स मोमेंटम, मोमेंटम आ चुका है तो फर्दर मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा। अब देखो बच्चों, आगे आते 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 तो स्लो होता जाएगा ना, स्लो होते 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 बिल्कुल जब यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, जब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो मुझे बताओ क्या वो बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए रुक नहीं जाएगा? क्योंकि जब मीन पोजीशन से आते स्पीड स्लो हो रही होते 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 स्लो बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए रुकेगा, फिर वापस जाना शुरू कर देगा। तो यानी जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पर भी आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? जीरो। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिर से मैक्सिमम है और वहाँ फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी तो फिर भी आपके पास वही रहेगा, कितना जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी नेगेटिव या लेफ्ट एक्सट्रीम पर जब आए तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और राइट एक्सट्रीम पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये मीन पोजीशन पर क्या हुआ? जब मैंने छोड़ा, देखो स्पीड बढ़ती चली जा रही है, आपको मालूम है, और इसके आगे स्पीड स्लो होती चली जा रही है। यहाँ तक आते थे स्पीड बढ़ रही है और इसके आगे जाते जाते स्पीड स्लो हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। जब मीन पोजीशन पर पहुँचेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम 1/2m वी मैक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर ही पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x जीरो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यानी राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पर तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब मीन पोजीशन पर हम आए, जब हम मीन पोजीशन पर आए तो हमें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो जी मिल चुके हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी, तो मुझे मालूम है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितनी आ गई जी मेरे पास? सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट एक्सट्रीम पर आ गई। राइट एक्सट्रीम पर निकालेंगे टोटल एनर्जी, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो राइट एक्सट्रीम पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी राइट और लेफ्ट पर तो टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, और मालूम है यहाँ कहीं बाहर से फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, सरफेस स्मूथ लिया है मैंने, और ये स्प्रिंग फोर्स जो है इंटरनल फोर्स है। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना। यहाँ से भी अगर टोटल एनर्जी निकालूंगा तो वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी अगर यहाँ से निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1/2m वी मैक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो टोटल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं आई, पे नहीं आई क्योंकि यहाँ x के टर्म्स में चल रहा है, यहाँ v के टर्म्स में चल रहा है, लेकिन वैल्यू बराबर है। इसकी डेरिवेशन हम SHM में जाके देखेंगे कि 1/2mv स्क्वायर और ये राइट एक्स और लेफ्ट एक्सट्रीम की टोटल एनर्जी बराबर होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये v की टर्म्स में है, ये x की टर्म्स में है, बट क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी तीनों पॉइंट पर? कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूं पहले टोटल एनर्जी के लिए, तो देखो मीन पोजीशन पर भी मैक्सिमम, राइट एक्सट्रीम पर भी क्या है जी? मैक्सिमम, और लेफ्ट एक्सट्रीम पर भी क्या है? टोटल एनर्जी मैक्सिमम या सेम ही है। तो इसके पॉइंट्स तो सेम आ रहे हैं। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो सिंपल क्या करेंगे? हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ना। ये राइट एक्सट्रीम के लिए है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया? आपका टोटल एनर्जी के लिए, क्योंकि टोटल एनर्जी x के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब ग्राफ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट में मैक्सिमम और राइट में मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी मीन पोजीशन पर जीरो है और राइट और लेफ्ट पर क्या है? मैक्सिमम, और किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के। तो राइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और बराबर होगी किसके? टोटल एनर्जी के। लेफ्ट में भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के। तो इन तीन पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे और ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ये ग्राफ इस तरीके से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी दिख रही है
पोटेंशियल एनर्जी वो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ कर्व पाथ फॉलो होगा, कुछ कर्व पाथ फॉलो होगा, कुछ कर्व बनेगा। तो ये तो हो गई हमारी ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब आइए काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखो जी, लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पर जीरो, लेफ्ट एक्सट्रीम पर भी जीरो और राइट एक्सट्रीम पर भी जीरो, और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और बराबर टोटल एनर्जी। इनका भी ग्राफ बनाएंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन मिला दूं फिर से? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर आ रहा है ना, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कहीं ना कहीं ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के साथ। और जब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है तो वेलोसिटी घटना शुरू हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं रहेगा तो स्क्वायर के साथ, लेकिन इनवर्स जा रहा है, और जब भी इनवर्स जाएगा तो कैसा ग्राफ बनता है? कुछ पैराबोलिक ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा हमारा, इस तरीके से जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये एनर्जी ग्राफ्स जिसमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमने मर्ज किया है। वहीं बच्चों इसका डायरेक्ट भी ध्यान रखना, इसके 3 टुकड़े भी होते हैं। 3 टुकड़े क्या? कि आपसे टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो मैं तीनों को अलग अलग बनाता हूँ। आपसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेपरेट पूछ सकता है। तो इसके लिए कोई रेक्टाफिकेशन नहीं मारना, जो ग्राफ हमने ऊपर पढ़ा उसी को 3 हिस्सों में तोड़ देना। जो ग्राफ ऊपर पढ़ा है उसी को हम 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। देखो मैंने पहले भी बताया था, जब स्ट्रेट लाइन कराया था, तो जो वर्ड पहले लिखा होता है ना, ध्यान रखेंगे, जो पहले लिखा होता है वो जाता है y एक्सिस पर, और जो बाद में लिखा होता है वो जाता है x एक्सिस पर। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। पहले टोटल एनर्जी है तो पहले टोटल एनर्जी आएगी y पर, डिस्प्लेसमेंट जाएगा आपका x पर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी है पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी y पर, डिस्प्लेसमेंट जाएगा आपका x पर। तो इसका ग्राफ याद करने के लिए क्या कोई एफर्ट नहीं करना, सिंपल। अगर काइनेटिक एनर्जी का चल रहा है तो वो ऐसे रहने वाला है, टोटल एनर्जी का चल रहा है तो वो आपका स्ट्रेट रहने वाला है, अगर पोटेंशियल एनर्जी का चल रहा है तो जी वो ग्राफ आपका ऐसा रहने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ग्राफ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोलिजन के साथ।